अपन ने हीमोस्टेसिस को अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो टेम्परेरी रुक जाता है, और टेम्परेरी रुकने के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वो हमारे प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। सेकेंडरी में फिर अपने जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा टेस्ट हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस के लिए करेंगे, है ना। हालांकि अपना टेस्टिंग पोर्शन अभी हो नहीं पाया, थोड़ा सा लिंक्ड है ये, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन भी है। अपन ने शुरुआत में प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ने का रीजन यही था कि कुछ टेस्ट जो होते हैं वो अपने प्राइमरी के लिए होते हैं, कुछ टेस्ट अपने सेकेंडरी के लिए होते हैं। जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हो, प्लेटलेट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, है ना। ये दो तीन टेस्ट जो है वो कौन कौन से, प्लेटलेट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये हमारे प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर इंक्लूड होते हैं, है ना। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर के लिए अगर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं तो वो अपने सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के लिए टेस्ट होंगे, है ना। हालांकि टेस्टिंग पोर्शन अपन मंडे के दिन और ज्यादा डिस्कस करेंगे, तो ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला इसलिए था ताकि मैं थोड़ा समझा सकूं। शुरुआत में एक्चुअली हमने थ्योरी में ये प्राइमरी सेकेंडरी टाइप की चीजें इसलिए डिस्कस की क्योंकि टेस्टिंग भी डिवाइड होता है। प्राइमरी में कुछ टेस्ट आएंगे प्राइमरी के लिए और कुछ टेस्ट हमारे सेकेंडरी के लिए होते हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखो तो ये थोड़ा आपका पड़ा हुआ नहीं था, तो फिर भी 14 लोगों ने इसमें सही आंसर दिया है, टोटल 24 में से, है ना। 24 लोगों ने अभी तक टेस्ट दे दिया। हालांकि बहुत कम है, अभी 60-70 से ज्यादा लोग अपने टेस्ट दे देते थे जब भी अपना एमसीक्यू क्लास रहती थी। 60 नहीं तो कम से कम 50 लोग तो देते ही देते। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं। ये अपन ने देखो, मैं एक बार इमेज खोल दी मैंने। हीमोस्टेसिस जब अपन ने शुरू में पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा भाई, अपन इसे प्राइमरी और सेकेंडरी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी में सिर्फ टेम्परेरी प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन बन जाता है ना। तो कौन कौन सी चीजें, प्लेटलेट मेन चीज, तो अपना प्लेटलेट आप जो टेस्ट करेंगे वो प्राइमरी के लिए होगा ही होगा। और अपने जो ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम करते हैं, इसमें भी क्या होता है, प्लेटलेट प्लग बन जाता है अपना। जब जैसे अपन ने ब्लड लिया और थोड़ी देर बाद वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो वो उसका रीजन क्या रहता है, वहां की जो भी प्लेटलेट होते हैं वो प्लग का फॉर्मेशन बना लेते हैं, क्लॉट बना लेते हैं, ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी के लिए अपन करते हैं। बाकी प्रोथ्रोम्बिन, टाइम, एक्टिवेटेड पार्टिकल थ्रोम्बिन, ये सब जो है वो सेकेंडरी के लिए है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये एक क्लॉटिंग कोगुलेशन फैक्टर का नाम है, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ये कौन से नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है, कौन से नंबर का ये कोगुलेशन फैक्टर है, ये आपको बताना था। ऑप्शन देखें आप, 7, 8, 9 और 4। ये आपके ऑप्शन थे। रोमन की गिनती आपको होना चाहिए, रोमन की गिनती में है 7, 8, 9 और 4। तो इनमें से पढ़ा है भाई, हमने क्या पढ़ा है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो होता है वो हमारा 8वें नंबर का एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। माइक किसका ऑन हो गया भाई, मैं एक बार बंद कर दूं। चलो करते हैं कंटिन्यू। याद करने के लिए अपन ने ट्रिक पढ़ी है, बड़ी अच्छी ट्रिक पढ़ी है भाई, बहुत लंबी चौड़ी। मैंने एक पोयम बना दी है ना। हालांकि थोड़ी लंबी पोयम जरूर है, लेकिन बड़ी मजेदार पोयम है। आप 4-5 बार इस पोयम को पढ़ोगे तो ये पूरी की पूरे पोयम याद हो जाएंगी ना। हिंदी वाली ट्रिक मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आपको ज्यादा लंबी लगे तो इंग्लिश की भी कुछ ट्रिक हैं। हालांकि इंग्लिश की ट्रिक में थोड़े से इश्यू रहते हैं जो मैंने थ्योरी की क्लास में डिस्कस किए थे। कई कोगुलेशन फैक्टर के जो नाम है वो एक जैसे वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, दोनों में एफ आ रहा है ना। कंपोनेंट और क्रिसमस फैक्टर दोनों में सी आ रहा है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर में ये भी दो नाम है ना। फिर कुछ कोगुलेशन फैक्टर के दो नाम भी हैं, कैल्शियम और क्रिसमस फैक्टर, दोनों में सी आ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा अपन को कंफ्यूज कर जाती है। अगर अपन सिर्फ एक लाइन की कोई क्लॉटिंग फैक्टर की ट्रिक पढ़े तो अपन को वो कंफ्यूज करती है। तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा एक लंबी सी पोयम बनाई है, बड़ी अच्छी पोयम है भाई, है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन था 8वें नंबर का ना। क्वेश्चन क्या था कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर का नंबर क्या होता है। तो भाई अगर ये पूरी की पूरी पोयम आपको याद है तो आप 100% आपको अगर याद होगा कि 8 अपन ने एंटी हीमोफिलिक पढ़ा, 8 हीमोफिलिक और नवा है क्रिसमस हॉलिक। तो 8 अपना कौन सा आ रहा था, एंटी हीमोफिलिक। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर वाला जो क्लॉटिंग फैक्टर वो होगा, है ना। दूसरा नंबर जो आंसर होगा वो हमारा कद
आंसर होगा, है ना, सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो 18 लोगों ने इसका सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया भाई। 24 में से 18 लोग, मतलब 75% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। मतलब ट्रिक, कहीं ना कहीं ये ट्रिक बड़ी मजेदार ट्रिक लगी है आप लोगों को। और क्लॉटिंग फैक्टर आपको बहुत सारे लोगों को याद है कौन से नंबर पे कौन सा आता है। अगला क्वेश्चन आता हूं मैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, ये एक दूसरा एक कोagulation फैक्टर है। इसका एक और नाम है, क्या नाम है, ये हमारा क्वेश्चन था। है ना, इस तरह के क्वेश्चन देखो एमसीक्यू की क्लास बड़ी इंपोर्टेंट होती है। क्वेश्चन किस किस तरह से बनते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं इस क्लास में। कई कोagulation फैक्टर के तो अपन को नंबर याद करना है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कोagulation फैक्टर भी हैं जिनके दूसरे नाम भी हैं, दो दो नाम भी है। जैसे यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, इसका दूसरा नाम क्या है? चार ऑप्शन जो थे उनमें से हमारा जो दूसरा नाम है वो क्रिसमस फैक्टर, इसका जो दूसरा नाम है वो क्रिसमस फैक्टर है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट का। ठीक है भाई, इसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो आप लोगों में से 17 लोगों ने, बहुत बढ़िया, 24 में से 17 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। कोagulation फैक्टर पे बड़ा अच्छा कंसंट्रेट किया आप लोगों ने। थोड़े बहुत लोग जरूर कंफ्यूज हो रहे हैं, 7-8 लोगों ने पहला दूसरा आंसर दे दिया था। लेकिन भाई आप वो याद करना, ये टेबल है ना, खोल दी मैंने आपके सामने, इस टेबल को खोलना। तो इसमें देखना आप कहीं कहीं टेबल में, जैसे ये क्रिसमस फैक्टर है ना, क्रिसमस फैक्टर के मैंने यहाँ पर दूसरा नाम भी लिखा है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, है ना। तो क्रिसमस फैक्टर का एक नाम और है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। और भी कुछ है, जैसे लेवाइल फैक्टर है, लेवाइल फैक्टर का क्या है? प्रो एसिलिडिन। स्टेबल फैक्टर का है प्रो कन्वर्टिन। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हैं, इनके आपको नाम मालूम होने चाहिए। यहाँ पे जैसे 12 है हैगमैन फैक्टर, इसका भी एक नाम और है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फैक्टर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड एंड एक्ट एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये लिस्ट आपके सामने है, इस लिस्ट में से बताना था कौन सा कोagulation फैक्टर जो होता है वो ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता है ना। ब्लड का हम सैंपल लेंगे तो उसमें होगा नहीं, वो कौन सा नहीं होगा भाई? अपन ने पढ़ा है थ्योरी के टाइम पे, अपन ने पढ़ा था कि एक ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर होता है, एक ऐसा कोagulation फैक्टर होता है जो टिश्यू में प्रेजेंट होता है। उसके नाम से ही अपन को मालूम है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसका पूरा नाम ही अपन ऐसे ही बोलते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का मतलब क्या है? ये जो कोagulation फैक्टर है ये टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, थ्योरी के टाइम पे मैंने डिस्कस किया भी था। आप लोगों का रिस्पांस देखूं कि आप लोगों ने क्या रिस्पांस दिया। तो इसमें थोड़ा सा जरूर आप कंफ्यूज हो गए थे, सिर्फ 10 लोग ही इसका सही आंसर दे पाए। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हुए थे वो प्रो एसिलिडिन पे चले गए। प्रो एसिलिडिन नहीं है भाई, लेवाइल फैक्टर होता है प्रो एसिलिडिन अपना। तो अपना थ्रोम्बोप्लास्टिन, खासतौर पे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, अपन ने इसका पूरा नाम पढ़ा है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैं टेबल खोली थी मैंने, उस टेबल में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ये देखो पाथवे भी अपन ने समझा था, पाथवे में भी अपन ने क्या समझा था? एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथवे में ऐसे कोagulation फैक्टर आएंगे जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रिंसिक में मोस्टली वो होते हैं जो टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत ही टिश्यू फैक्टर से हुई। ये जो टिश्यू फैक्टर है इसका नाम ही टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है। ठीक है भाई, ये अपन ने दो तरह से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पढ़े हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़े आप लोग कंफ्यूज होते उस पर। अगला क्वेश्चन पे आता हूं मैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर इन्वॉल्व इन इंट्रिंसिक कोagulation पाथवे एक्सेप्ट। ये चार जो हैं इनमें चारों में से तीन जो हैं वो इंट्रिंसिक के अंदर आते हैं, एक इंट्रिंसिक के अंदर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई ये जो लिस्ट है इसमें सारे जो है वो इंट्रिंसिक के अंदर आ रहे हैं, लेकिन एक को छोड़कर। कौन सा एक को छोड़ दें जो इंट्रिंसिक के अंदर नहीं होगा लिस्ट में से? तो भाई हमारा 7वें नंबर का जो फैक्टर होता है वो इंट्रिंसिक के अंदर इंक्लूड नहीं होता। वो ही थोड़ी देर पहले अपन ने जब कोagulation कैस्केड देखा तो उस कोagulation कैस्केड में मेरे ख्याल से मैंने इसकी इमेज डाली है, नहीं डाली, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से वही पुरानी इमेज खोल देता हूँ। इसमें देखो आप इंट्रिंसिक के अंदर अपने बहुत सारे अलग आ रहे हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक के अंदर अपने एक तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन आ गया। उसके बाद ये 7वें नंबर को एक्टिवेट करता है, तो अपना 7
और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, दो कोगुलेशन फैक्टर जो होते हैं वो हमारे एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा था भाई इंट्रिंसिक के अंदर कौन सा नहीं होता, तो नहीं होता तो भी आंसर कुछ इस तरह से होगा, जो नहीं होगा मतलब जो किसके अंदर होगा, एक्सट्रिंसिक के अंदर। और एक्सट्रिंसिक के अंदर कौन सा है हमारा, 7वें नंबर का कोगुलेशन फैक्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे में यूज होता है। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो 11 लोगों ने इसमें सही आंसर दिया 24 में से। मतलब ये टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूजन है भाई आप लोगों को, थोड़ा सा समझते हुए और भी आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आ गया, विच ऑफ द फैक्टर इज नॉन एज कॉन्टैक्ट फैक्टर। जो भी बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसको हम कॉन्टैक्ट फैक्टर भी बोलेंगे, और खास तौर पे बोलते क्यों है, क्योंकि अगर ये ग्लास के सरफेस के अगर ये कांटेक्ट में आ गया तो फिर ये एक्टिवेट हो जाता है। इसकी खासियत ये होती है, कांच के अगर जरा से भी ये कांच से टच हो गया तो उसके बाद ये कैसा होता है, एक्टिवेट हो जाता है ये, और उसी वजह से इसका नाम जो है वो कॉन्टैक्ट फैक्टर रखा गया है। आपको ध्यान होगा अपन ने ग्रुप भी पढ़े हैं, तो 3 ग्रुप पढ़े हैं, उसमें एक ग्रुप है अपना कॉन्टैक्ट ग्रुप, है ना, तो वो ग्रुप उसी फैक्टर के नाम पे 4 देखें आप लिस्ट, चारों में से 12 नंबर का, 12 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है, थोड़ी देर पहले ही मैं डिस्कस कर रहा था, 12 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर हमारा कॉन्टैक्ट फैक्टर कहलाता है। थोड़ा सा अपना थ्योरी में नहीं था, लेकिन फिर भी 11 लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, आधे, लगभग आधे से थोड़े बहुत कम है। मतलब ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है आपको, लेकिन भाई आप एक दो बार पढ़ोगे तो जरूर समझ पाओगे। एक बार देखो आप, अपन ने प्रॉपर्टी के हिसाब से जो कोगुलेशन फैक्टर हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और कॉन्टैक्ट ग्रुप। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट ग्रुप से क्वेश्चन था, तो आप देखो कॉन्टैक्ट ग्रुप में सिर्फ अपने 2 ही आए, एक तो अपना 11 आया और दूसरा 12 आया, है ना, 11 और 12, मतलब कॉन्टैक्ट ग्रुप में 2 है, मतलब इन दो में से ही कोई एक कोगुलेशन फैक्टर हमारा कॉन्टैक्ट फैक्टर कहलाएगा। तो भाई इसमें 12 नंबर का जो रहता है वो हमारा कॉन्टैक्ट फैक्टर कहलाता है। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आया है, इफ द टर्म यूज 12A, अगर हम कहीं पर ये ऐसा यूज कर रहे हैं कि 12 लिख दिया और उसके बाद में हमने छोटा सा ए लगा दिया, तो इसमें ए का क्या मतलब है, यहाँ पर ए क्यों लगाया अपन ने, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में फैक्टर का एब्सेंस है या एक्टिवेटेड है, एक्वायर्ड है, या फिर किसी पर वो एक्ट कर रहा है, एक्ट अपॉन। तो इनमें से 4 जो ऑप्शन थे उसमें एक्टिवेटेड पढ़ा है भाई अपन ने क्या पढ़ा है, थ्योरी के टाइम पे अपन ने पढ़ा था कि हमारे जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं वो सारे के सारे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, है ना, सारे के सारे सो रहे होते हैं, उनको जगाना पड़ता है ना। तो जब वो जग जाते हैं, जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए अपन नोट्स में उनको ए से जोड़ देंगे। जैसे 12 है, 12 नंबर का जो फैक्टर है, जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उसमें अपन ए लगा देंगे। कोगुलेशन कैस्केड अपन ने पढ़ा है भाई, कोगुलेशन कैस्केड में एक बार खोल देता हूँ, आप देखो कोगुलेशन कैस्केड में यही हो रहा है, एक दूसरे को जगाने का काम कर रहा है कोगुलेशन फैक्टर में ना। 12 नंबर का जैसे इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक में 12 नंबर का सबसे पहले एक्टिवेट होगा, फिर वो 11 नंबर को एक्टिवेट करेगा, है, मतलब क्या हुआ, 11 अगर इधर सिंगल लिखा है तो वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, और अगर उसमें ए लग गया है मतलब वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है। आप लोगों का इसमें रिस्पॉन्स देखूं तो इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, मतलब थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, भले ही अपन ने नहीं पढ़ा इसको अलग से, लेकिन आप लोगों ने दिमाग लगा लिया। 20 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर इसका दिया 24 में से, बहुत बढ़िया भाई। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, बिल्कुल सही बात की आप लोगों ने, ए का मतलब एक्टिवेटेड। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिपेंड्स अपॉन विटामिन के फॉर सिंथेसिस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है ये इस तरह का क्वेश्चन। विटामिन के की जरूरत सिंथेसिस के लिए कौन कौन से कोगुलेशन फैक्टर को पड़ेगी, और कैल्शियम की जरूरत कौन कौन से कोगुलेशन फैक्टर को पड़ेगी एक्टिवेट होने के लिए, ये आपको याद होना ही चाहिए भाई, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, और इसके लिए अपन ने बड़ी अच्छी ट्रिक पढ़ी है, 2 7 9 10, बस आप ये 4 नंबर याद कर लो, 2 7 9 10। ये 2 7 9 10 वाले जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, ये सिंथेसिस के लिए इनको विटामिन के की जरूरत पड़ती है, और एक्टिवेट होने के लिए इनको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। 2 7 9 10, तो आप लिस्ट देखा करो, लिस्ट में आप देखो इनमें से कौन सा कोगुलेशन फैक्टर है, कौन सा नहीं है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा विटामिन के पे डिपेंड होता है सिंथेसिस के लिए, तो इनमें से आप लिस्ट में देखो, पहले 5 लिखा था, दूसरा लिखा था 4, और
तीसरा 10 लिखा था तो अपनी लिस्ट में 10 आ रहा है, मतलब 10 होगा, और अगला 12 था तो 12 भी लिस्ट में नहीं है। 10 लिस्ट में है अपना 2, 7, 9, 10, मतलब 10वें नंबर का जो कोएगुलेशन फैक्टर होता है उसको सिंथेसिस के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ेगी भाई। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं इस क्वेश्चन में, 16 लोगों का बिल्कुल सही आंसर है इसमें। बहुत बढ़िया भाई, 15-16 लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिनको कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे थोड़ा सा बताया भी करो कि सर किस जगह पे आप मतलब कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं आप अपनी क्लास को और ज्यादा कुछ इम्प्रूव कर सकूं। चलो आगे जो बात करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा फैक्टर 10A एसिड द। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि कभी आए नहीं एग्जाम में। देखो एक चीज तो मैं बोलूं कि थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन पहले आते ही नहीं थे, पहले मैं इसको ज्यादा पढ़ाता ही नहीं था थ्योरेटिकल पोर्शन को, एक ही दिन में पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करता था। लेकिन अब इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। एनएचएम ने 2 क्वेश्चन पूछे, मतलब आने वाले जो एग्जाम होंगे उनमें 100% इनके थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस हैं उनके, है ना। 10वें नंबर का जब एक्टिवेटेड हो जाए तो वो कौन सी रिएक्शन को एसिलेट करेगा, किस चीज को वो बढ़ाने का काम करेगा। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में से सही आंसर जो था वो हमारा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। कहाँ से निकला ये क्वेश्चन, कहाँ से इसका आंसर निकला, तो पहले अपन इसको समझते हैं, उसके बाद अपन आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूंगा मैं। ये कोएगुलेशन कैस्केड है। कोएगुलेशन कैस्केड के बारे में मैंने कहा था भाई कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इसमें से बनते हैं, कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो इनमें से एक दो क्वेश्चन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक ये वाला जो क्वेश्चन जो अभी मैंने डिस्कस किया कि कौन सा एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर जो होगा वो कौन सी रिएक्शन को एसिलेट करेगा, और इनमें भी खास तौर पर ये दो वाली जो रिएक्शन है, दो वाली जो कन्वर्सन है, रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए तो कन्वर्सन बोलना चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें 10वें नंबर का जब एक्टिवेटेड होगा तो ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब दूसरे नंबर पे क्लॉटिंग फैक्टर को ये एक्टिवेट कर देगा। और ये 2 नंबर का जो एक्टिवेट होगा जिसको हमने थ्रोम्बिन नाम बोला है, ये फाइब्रिन को मतलब पहले नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा और ये फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। ये फाइब्रिन ही आगे चलकर फाइब्रिन क्लॉट में बदल जाता है। तो अपन क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या था कि 10वें नंबर का एक्टिवेटेड हो गया, किसको बदल रहा है, तो 10वें नंबर का जो एक्टिवेटेड हो रहा है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है ना। इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, तो इसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो 11 लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। मुकाम ने एक मैसेज भी लिखा है कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो प्रोटीन है, जबकि थ्रोम्बिन जो होता है वो एक एंजाइम होता है। बढ़िया मुकाम। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ। देखो यही सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रखा, इसी का एक उल्टा फॉर्म भी मैंने यहाँ पर रखा है आपको समझाने के लिए। या तो ऊपर लिख दिया कि किसको कन्वर्ट करेगा, कौन कन्वर्ट करेगा, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो कन्वर्सेशन होता है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, मतलब जो चीज पुराने अभी जो अपन ने देखा उसमें जो चीज ऊपर थी वो यहाँ पर नीचे हो गई, है ना। तो यहाँ पर किसमें मतलब फाइब्रिनोजन अपन ने सबसे लास्ट में देखा, फाइब्रिनोजन अपन ने देखा सबसे लास्ट में जो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है, और ये किससे कन्वर्ट हो रहा था भाई, अपन ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, थ्रोम्बिन से। वही का वही सेम क्वेश्चन है, बस उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। पहले मतलब अपन ने जब कोगुलेशन कैस्केड देखा, मेरे ख्याल से कोगुलेशन कैस्केड में एक बार दोबारा खोल लूं, कोगुलेशन कैस्केड में ये दो रिएक्शन, एक प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, इसको कन्वर्ट कर रहा है हमारा 10 नंबर का एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर, और फिब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है हमारा थ्रोम्बिन। ठीक है, ये बड़ा ध्यान रखना आप, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, और बनेंगे भी तो इसी तरह से बनेंगे। मैंने दोनों तरह के पैटर्न रख दिए, या तो ऊपर लिखा होगा कि ये एक्टिवेटेड है, ये कौन से को क्या किस में कन्वर्ट करेगा, या फिर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये किसकी हेल्प से हो रहा है। दोनों तरह का पैटर्न मैंने आपको रखा। 10वें नंबर का आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं अगर मैं, तो 10 लोगों का सही आंसर है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हुए थे, कोई बात नहीं भाई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक आशीष का एक मैसेज है, पहले मैं उसको पढ़ देता हूँ। इंटरनल प्रोग्रेस हमेशा लास्ट से ही चालू होता है, 12 से। बहुत बढ़िया, देखो बहुत अच्छी बात है भाई। और 1 पे जाकर खत्म होगा। देखो कितनी अच्छी ट्रिक आशीष ने लगाई है, दिमाग लगाया। इसी तरह की चीजें ही अपने दिमाग में चलना चाहिए। इंट्रिंसिक हमेशा आखिरी से चालू होगा, और जो हमारा क्लॉट बनता है वो बिल्कुल पहले नंबर पे जाके खत्म होगा। फाइब्रिनोजन पे खत्म हो रहा है ना भाई अपना,
सबसे आखिरी से शुरू हुआ था, 12 नंबर से शुरू हुआ और खत्म हुआ 1 नंबर पे आके। मतलब जो कोगुलेशन कैस्केड होता है वो उल्टा चलता है। 12 से 12 के बाद फिर 9, 9 के बाद फिर 12 के बाद 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद फिर 10। इस तरह से उल्टा चला पहले, है ना? और आखिरी में जाकर 1 नंबर पे आकर वो खत्म हो गया। बहुत बढ़िया आशीष, है ना? इसी तरह से दिमाग चलाया करो, तो आप लोगों को चीजें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएँगी। अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। इंट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे इज इनिशिएटेड बाय, ये तो मैंने नोट्स में ही डाले हैं ये 3 पॉइंट्स। इंट्रिंसिक पाथवे किससे चालू होता है, एक्सट्रिंसिक किससे चालू होता है और कॉमन पाथवे किससे चालू हुआ है होता है। ये तो नोट्स में से ही आपको पढ़ना था भाई, और नोट्स में नहीं पढ़ो तो आप कोगुलेशन कैस्केड की जो इमेज है उसको ही आप ध्यान से देख लेना। इंट्रिंसिक अपन ने देखा था, तो इंट्रिंसिक में अपन ने क्या देखा था कि 12 से चालू हो रहा है, और 12 का जो नाम है वो हैगमैन फैक्टर है ना? अभी थोड़ी देर पहले आशीष भी यही चीज लिख रहा था कि ऊपर से शुरू होगा तो उल्टे से शुरू होगा, 12 नंबर से शुरू होगा। तो इंट्रिंसिक शुरू हो रहा है 12 से, और 12 का जो नाम है वो हैगमैन फैक्टर। अपनी ट्रिक को याद रखना। आप ट्रिक में अपन ने 12 बिल्कुल सबसे आखिरी में पढ़ा, हैगमैन राइजिंग और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग। मैंने इस तरह से पोएम बनाई है। हैगमैन जो है कौन से, 12 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है भाई। तो इससे ही अपना इंट्रिंसिक पाथवे शुरू होता है। ये अपनी कोगुलेशन कैस्केड है, मैंने खोली आपके सामने, है ना? इसमें 12 से शुरू हुई और 12 का नाम भी आपको याद रखना है, हैगमैन फैक्टर से उसकी शुरुआत हुई। आप लोगों का रिस्पांस देखूं इस क्वेश्चन में, तो 13 लोगों ने इसमें सही आंसर दिया। मतलब इस क्वेश्चन में फिर भी काफी कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे, अब ये किससे चालू हुआ? देखो दोनों ही मैंने नोट्स में डाले हैं। इंट्रिंसिक चालू होता है हैगमैन से, और एक्सट्रिंसिक की बात करें तो ये तो ज्यादा और भी ज्यादा सरल है अपने को याद करना। क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंसिक हमेशा टिश्यू में ही होता है, और टिश्यू में तो हमारा प्रेजेंट ही एक ही कोगुलेशन फैक्टर है। कौन सा? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे चालू होगा। वही तो वही कोगुलेशन फैक्टर कि कैस्केड अगर हम देखें तो उसमें टिश्यू फैक्टर ऊपर लिखा है। टिश्यू फैक्टर मतलब टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे जो होता है वो शुरू होता है। ठीक है, 12 नंबर पे आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। 18 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया इसमें 24 में से। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन मैंने कुछ कम ही रखे थे। आज लगातार 3 क्लास हो गई अपनी, 2 लाइव क्लास, 1 रिकॉर्डेड क्लास ना, तो ज्यादा लेंदी रखना मैंने अच्छा नहीं समझा। मंडे के दिन अपन क्या करेंगे, जो बाकी पोर्शन है उसकी दोनों चीजें रख देंगे, थ्योरी भी और क्वेश्चन भी, है ना? कुछ थ्योरी पहले अपन आधे घंटे थ्योरी पढ़ लेंगे, और फिर बाकी के आधा पौने घंटे में अपन एमसीक्यू कवर करेंगे, जो बाकी का बचे हुए पोर्शन था। ल्यूकेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, अगर अपने बॉडी में ब्लड क्लॉट बन जाता है तो अपनी बॉडी में ये कैपेसिटी होती है कि उस क्लॉट को वो तोड़े। अगर वो क्लॉट एक बार बन गया है, अगर वो बॉडी में घूमता रहा, तो वो क्या करेगा, अपनी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको वो जाम करने की जाम करेगा, है ना? खासतौर पर छोटी छोटी जो कैपिलरी हैं उनको वो तो बहुत जल्दी जाम करेगा। हार्ट अटैक को आने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो ये जो ब्लड क्लॉट, कभी कभी हो सकता है ऐसा कि अपना ब्लीडिंग हुई थी, क्लॉट बना, लेकिन कुछ क्लॉट जो है वो अपने ब्लड में सर्कुलेट हो गए। तो वो जो ब्लड में सर्कुलेट हो गए हैं क्लॉट, उनको डाइल्यूट करने का काम हमारी बॉडी करती है। किससे करेगी भाई? और अ, अ, वो जो वो पूरी प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? ये डेफिनेशन आपसे पूछा था, ये डेफिनेशन में उसका जो नाम है वो फाइब्रिनोलाइसिस। मैंने नोट्स में डाला है ये लाइन, और थ्योरी के टाइम पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाया था इसको, इसलिए मैंने क्वेश्चन में डाल दिया। फाइब्रिनोलाइसिस का मतलब होता है, अगर किसी वजह से बॉडी में, ब्लड में अगर क्लॉट बन गए हैं छोटे मोटे, तो अपनी बॉडी उसको तोड़ने का काम करेगी। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लॉट अपना बन रहा था तो सबसे आखिरी में क्या बन रहा था? फाइब्रिन। और लाइसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। मतलब फाइब्रिन को तोड़ना मतलब क्लॉट को तोड़ना, है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन भी यही पूछा था कि क्लॉट बन गया है, उसको अगर तोड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? फाइब्रिनोलाइसिस। बाकी के ऑप्शन देखें आप, हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी टूटना, हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड क्लॉट होना, और होम्योस्टेसिस मतलब एसिड और बेस का बैलेंस करती है जब बॉडी, उसको अपन होम्योस्टेसिस बोलते हैं। 13 नंबर पे आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा कंफ्यूज हुए इस क्वेश्चन में आप लोग। 9 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, लेकिन कुछ नहीं है भाई, बड़ा सिंपल है, ये डेफिनेशन है और मैंने नोट्स में डाली है। मेरे ख्याल से मैं थ्योरी में जरूर थोड़ा इसको कम डिस्कस कर पाया था। क्लॉट बॉडी में थोड़ी बहुत बने तो उसको भी तोड़ती है हमारी बॉडी, उसको हम फाइब्रिनोलाइसिस कहते हैं।
अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। एक्वायर्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर मे बी ड्यू टू, ये थोड़ा सा पोर्शन अपना नहीं पढ़ पाए थे अपन क्लास में, ये भी अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में था, कम से कम ये थोड़ा और रह जाता तो अच्छा होता। कोई बात नहीं भाई, अपन यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर अपन ने पहले जब पूरा मैकेनिज्म पढ़ा तो मैकेनिज्म के बाद में अपन ने एक पॉइंट पढ़ा ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है बार बार, है ना, या उसका ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा है, तो उसको अपन ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहेंगे। और ये जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ये दो टाइप से हो सकता है। एक होता है जेनेटिक या इनहेरिटेड भी अपन उसको बोल सकते हैं। मतलब किसी के माँ बाप को अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होगी, उसको अपन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं, है ना। और इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हमारे हीमोफीलिया और बॉन बिलेब्रोडम सिंड्रोम, ये दो जो डिसीज है वो हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। एक्वायर्ड की क्या मतलब, क्या होता है भाई? एक्वायर्ड का मतलब जिसको जन्मजात बीमारी नहीं है, अपनी लाइफ में किसी वजह से उसको ये बीमारी हो गई, तो उसको अपन एक्वायर्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आप ऊपर के 3 ऑप्शन देख रहे हो, डीआईसी मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, और हेपेरिन थेरेपी या विटामिन के डेफिशिएंसी, ये तीनों जो होते हैं वो हमारे एक्वायर्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये अपन ने थ्योरी में पढ़ा था, थ्योरी में पढ़ा नहीं है, सॉरी पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लेना। कोई कंफ्यूजन होगी तो अपन और अपनी मंडे क्लास तो होने वाली है, उसमें अपन और डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन मैंने उसी से डाला था थोड़ा और डिस्कस करने के लिए, डेफिशिएंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर 8, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कोगुलेशन फैक्टर 8वें नंबर की जो कम होगा तो उससे कौन सी डिसीज होगी? तो भाई ये जो आप ऑप्शन में देख रहे हो ना, ये सारे के सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर हमेशा कोगुलेशन फैक्टर की कमी से ही होते हैं। कुछ ना कुछ कोगुलेशन फैक्टर अगर कम हो गया है तो वो उनकी वजह से ये डिसीज होंगी, है ना। कौन कौन सी? हीमोफीलिया ए, बी, सी और बॉन विलेब्रॉड सिंड्रोम। तो अगर अपन 8वें की बात करें तो 8वें नंबर का जो कोगुलेशन फैक्टर कम होगा तो हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए जो होता है वो कोगुलेशन फैक्टर 8वें नंबर की कमी से होता है। अपन ने नहीं पढ़ा था, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ये नोट्स में देखना, आप नोट्स में इनहेरिटेड के अंदर ये 4 डिसीज हैं, इनको आप अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। याद करने के लिए देखो ए और 8 उसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी लगती है अपन को, ए बोलने में अपन को 8 जैसा, 8 को जब बोलते हैं तो उसमें भी ए आ जाता है शब्द, है ना। तो इस तरह से आप याद रखो, हीमोफीलिया ए जो होगा वो 8वें नंबर की से कमी होगा, बी जो होगा वो 9 नंबर से कम होगा, और सी, हीमोफीलिया जो सी होता है वो 11वें नंबर की डेफिशिएंसी से कम होता है। डेफिशिएंसी होने से होता है ये हीमोफीलिया सी। बाकी एक जो और है बॉन विलेब्रॉड सिंड्रोम, ये जो होता है वो एक्चुअली 8वें नंबर की एक और सब यूनिट होती है, उस सब यूनिट का नाम ही बॉन विलेब्रॉड फैक्टर होता है ना। तो उसकी कमी से ये डिसीज होती है। तो ये 4 जो डिसीज हैं ये हमारी इनहेरिटेड डिसीज कहलाती हैं। मतलब माँ बाप को अगर ये बीमारी है तो बच्चों में भी ये बीमारी पहुंच जाती है। संजय ने एक मैसेज लिखा है कि फाइब्रोनाइसिस मतलब होता है नॉर्मल ब्रेकडाउन। बहुत बढ़िया। नॉर्मल ब्रेकडाउन जब अपनी बॉडी के अंदर हो, या हाँ ह्यूमन बॉडी के अंदर हो अगर नॉर्मल ब्रेकडाउन क्लॉट का, तो वो अपना फाइब्रिनोलाइसिस कहलाता है। बहुत बढ़िया समझे, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन अपन ने नहीं देख पाए थे थ्योरी में, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चन मैंने कम ही डाले थे क्योंकि लगातार आप लोगों का भाई मॉर्निंग में भी क्लास ली, इवनिंग में भी ली, फिर नाइट भी हो गई, है ना। देखो स्टूडेंट भी देखो अपने 39 ही आ पाए अभी क्लास में, तो मुझे मालूम है टाइम का डिस्टरबेंस होता है तो आपको बड़ी दिक्कत होती है भाई क्लास लेने में। अब नाइट का भी टाइम, कोई शादी में जा रहा है, कोई खाने पीने का, है ना, कोई एक टाइम रहता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। कोशिश रहेगी अपनी की इस तरह से और ना हो प्रॉब्लम। ये 2 क्वेश्चन का मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। 14 नंबर पे 14 नंबर क्वेश्चन में 18 लोगों का सही आंसर था, 15 नंबर के क्वेश्चन में 15 लोगों का सही था। बहुत बढ़िया भाई। चलो अपना थोड़ा सा पोर्शन छूटा है, थोड़े से पोर्शन का थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही अपन मंडे को करेंगे। फिलहाल मैंने नाइट में जो क्लास रखी थी तो भाई थोड़ी छोटी रखी थी, आधा घंटे की ही रखी थी मैंने। तो अब मैं एक बार आप लोगों के माइक ऑन कर रहा हूँ, और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, अपन उसको डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज अपन क्लास को ओवर करेंगे फिलहाल आज, ठीक है।
चलो बताएं, कोई डाउट है कि आपको? मैंने माइक ऑन कर दिया, आप माइक भी ऑन कर सकते हैं या फिर मैसेज भी लिख सकते हैं। नहीं है किसी को कोई डाउट? बहुत बढ़िया, नींद आ गई सबको, सोने लग गए। चलो कोई बात नहीं भाई, तो कोई डाउट हो तो आप मैसेज में भी करना, तो अपन उस पर डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल अपन गुड नाइट बोलते हैं और मिलते हैं अपन मंडे के दिन इवनिंग में। अभी जो क्लास हुई है, जितनी भी हुई है, वो मंडे मॉर्निंग में रिकॉर्डेड क्लास चलेगी। तो आप मंडे, जैसे अभी आप लोगों ने अगर पूरी नहीं देख पाए हो, तो मंडे मॉर्निंग में आप ये क्लास देख लेना, ठीक है भाई। चलो तो गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद।